हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं इंडियन हिस्ट्री का वो सेगमेंट लाया हूं जिसमें हम प्राचीन भारत के इतिहास की तह में आर्यों के ओरिजिन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी तक हिस्ट्री के बुक हमने जो कुछ भी पढ़ा है उससे हमें यही पता चलता है कि आर्यों के ओरिजिन को लेकर अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग तर्क दिए हैं। तो चलिए हम एक वैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा और वैज्ञानिक पद्धति द्वारा आर्यों के ओरिजिन के बारे में कुछ जांच पड़ताल करते हैं और पता लगाते हैं कि आर्यों का ओरिजिन वैज्ञानिक तौर पे कहाँ से माना गया है। मेरा नाम है राकेश कुमार ज्योति और आप इस वक्त हैं आईक्यू स्टडी पे। महाकाव्य के बारे में जानना जरूरी, एक रामायण और दूसरा महाभारत। रामायण की कथा वस्तु राम और रावण के युद्ध पर केंद्रित है। राम जो आर्य का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और रावण जो अनार्य समझा जाता था। इस युद्ध के बाद हम देखते हैं कि अंत में आर्यों की विजय होती है और अनार्य इस युद्ध में हार जाते हैं। कुछ इतिहासकार ने राम के जन्म को लेकर यानी राम के होने के बाद को भी सही नहीं समझा है, क्योंकि उन्होंने राम को पहले से हिंदू धर्म में विद्वान एक देवता इंद्र के रूप में माना है और रावण को वृत्र के रूप में माना है। आर्यों का अपना एक राजनीतिक संगठन था जिसमें वो वैवाहिक संबंध और मित्रता द्वारा अपने आप को सुदृढ़ करते जा रहे थे। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीलों के होने का जिक्र मिलता है, जिसमें अनु, द्रुह, पुरु, त्वर्स, युद्ध का वर्णन मिलता है। कालांतर में हम देख सकते हैं कि इन्हीं कबीलों में से भरत और पुरु के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया और एक नया राजवंश बनाया गया जो कि कुरु नाम से जाना जाता है। और यही कुरु राजवंश महाभारत के युद्ध में हम आगे देखेंगे। रामायण के बाद जब महाभारत का युग आया तो हम इसमें देख सकते हैं कि आर्य इस समय तक काफी समृद्ध और ताकतवर हो चुके थे और इन आर्यों के बीच में आपसी संघर्ष चल रहे थे, वर्चस्व की लड़ाई हो रही थी। महाभारत का युद्ध लगातार 18 दिनों तक चला था। इस युद्ध में पांडवों की तरफ से काशी, कौशल, मगध, मत्स्य, चेदी, मथुरा के राजाओं ने भाग लिया था, जबकि कुरु पक्ष के सहायक थे यवन, शक, मद्र, कंबोज, कैकेय, सिंधु, संवीर, भोज, आंध्र, माहिष्मती, अवंती, प्रज्ञज्योति के राजाओं ने भाग लिया। महाभारत की कथा के अनुसार गंगा और यमुना के बीच की भूमि भारतवर्ष के नाम से जानी जाती थी। आर्यों के मूल निवास को लेकर विद्वानों ने अपने अपने अलग अलग तर्क दिए हैं। जैसे प्रोफेसर मैक्स मूलर ने आर्यों को मध्य एशिया का, बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने सप्त सैंधव प्रदेश, गंगानाथ झा ने भ्रमर्षि देश, नेहरिंग एवं प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड ने दक्षिणी रूस, गाइल्स ने हंगरी तथा डैन्यूब नदी की घाटी, प्रोफेसर पेनका ने जर्मनी के मैदानी भाग और दयानंद सरस्वती ने इन्हें तिब्बत का बताया है। लेकिन अधिकतर वैज्ञानिक और इतिहासकार प्रोफेसर मैक्स मूलर के विचारों से सहमत हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। पंजाब तथा अफगानिस्तान के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती भूभागों में भी हमें आर्यों के हथियारों के मिलने से ये पता चलता है कि आर्य संभवतः इसी इलाके से आए होंगे। ये बात तो इतिहास ने हमें समझा दी, लेकिन क्या विज्ञान भी यही कहता है कि आर्य इन्हीं क्षेत्रों से आए थे? तब ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आर्य कौन है और वे कहाँ से आए हैं। इसका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण हम देखते हैं। पिछले कुछ सालों में इन सवालों पर होने वाली बहस और गर्मा गई है। दक्षिणपंथी मानते हैं कि भारतीय सभ्यता उनसे निकली है जो खुद को आर्य कहते हैं। यह आर्य घुड़सवारी करने वाले,
पशुपालन करने वाले योद्धाओं और चरवाहों की एक घुमंतू जनजाति थी, जिन्होंने हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ यानी वेदों की रचना की। भारत के बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो आर्यों के भारत के बाहर से आने वाली बात पर सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि ये इंडो यूरोपियन भाषा बोलने वाले या आर्य शब्द उन प्रागैतिहासिक खानाबदोशों में से थे जो पहले की किसी सभ्यता के कमजोर होने के बाद भारत आए होंगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए के वैज्ञानिकों की एक टीम ने आर्यों की उत्पत्ति को लेकर एक नए सिरे से रिसर्च शुरू कर दिया है। इस रिसर्च में पॉपुलेशन जेनेटिक्स मेथड का इस्तेमाल किया गया है। क्या है ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स थ्योरी? दरअसल ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें प्राचीन डीएनए के माध्यम से पता लगाया जा सकता है कि लोग कब और किस वक्त माइग्रेट होकर एक जगह से दूसरे जगह गए होंगे। बहुत सारे साइंटिस्ट के टीम ने मिलकर और इनकी अध्यक्षता में मार्च 2018 को डॉक्टर डेविड रेक ने, जो कि आनुवांशिक वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपने साथ 92 विद्वान तथा सह लेखक के साथ आर्यों के ओरिजिन को लेकर एक रिसर्च किया। क्या था ये रिसर्च? आइए जानते हैं मैप के थ्रू, और इस रिसर्च के बारे में विश्लेषण अगले स्लाइड में। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि डॉक्टर डेविड रेड ने जो रिसर्च किया है उसका आखिर रिजल्ट क्या आता है। तो पता चलता है कि पिछले 10,000 सालों में भारत में 2 बड़े मौके ऐसे हुए जहां से लोग भारी मात्रा में माइग्रेट करके इंडिया पहुंचे। ये देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत है और भारत के नॉर्थ वेस्ट एरिया से हम चलते हैं ईरान की ओर, और ईरान में यही वो जैग्रोस नामक स्थान है, माउंटेन एरिया है ये, जहाँ से भारी मात्रा में लोग माइग्रेट हुए थे और ये भारत पहुँचे थे। ये देखिए, ये जैग्रोस माउंटेन एरिया है और बेसिकली यहाँ के जो मूल निवासी थे वो कृषक और पशुपालक भी थे। जैग्रोस वही इलाका है जहाँ हमें ये पहली बार सबूत मिला है कि बकरी पालन यहीं हुआ है, यानी बकरी पाले जाने का पहला सबूत जो मिलता है हमें इसी जैग्रोस एरिया से मिलता है, जो कि ईरान के दक्षिण पश्चिम भाग में है। 10,000 साल में माइग्रेशन करने वाली दूसरी प्रजाति यूरेशिया के स्टेपिस घास के मैदानों से आए थे। आज ये हिस्सा कजाकिस्तान में सम्मिलित है, यानी कजाकिस्तान का जो हिस्सा हम देख पा रहे हैं आज, वो मंगोलिया और स्टेपिस के जो घास के मैदान थे, आर्य संभवतः इन्हीं सभी रास्तों से आए थे। ये दूसरी थ्योरी कहती है, क्योंकि पहली थ्योरी तो जैग्रोस, ईरान के जैग्रोस वाले इलाके की पुष्टि करती है। इस बात की संभावना है कि यही लोग संस्कृत का शुरुआती प्रारूप अपने साथ लेकर आए थे एवं उन्हें बलि प्रथा के बारे में भी ज्ञान था। ये घुड़सवारी भी करते थे, ये घुड़सवारी में निपुण थे तथा ऐसे सांस्कृतिक तौर तरीके अपने साथ लाए जो आगे चलकर हिंदू या वैदिक संस्कृति से मिलते जुलते थे। यही वो लोग थे जो भारत में फर्स्ट इंडियन कहलाए थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये फर्स्ट इंडियन आखिर कौन थे? फर्स्ट इंडियन वैसे लोग थे जो आज से तकरीबन 65,000 वर्ष पूर्व दक्षिण अफ्रीका के मैदानी भागों से भारत माइग्रेट होकर आए थे। चलिए इस तर्क को समझने के लिए हम एक छोटा सा वैज्ञानिक परीक्षण करते हैं। यहाँ आप एक पेड़, उसके शाखों पे लगी हुई पत्तियाँ और पत्तियों के विभिन्न शाखाओं पे बैठे अलग अलग रंग रूप के चिड़िया को देख पा रहे होंगे। अब इस उदाहरण से मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि किस तरह फर्स्ट इंडियन और सिंधु घाटी सभ्यता और विभिन्न जातियों का संबंध इसमें आपको देखने को मिल सकता है। मान लीजिए कि पेड़ का तना जो सबसे मजबूत हिस्सा है, जिसे आप फर्स्ट इंडियन मानते हैं,
क्योंकि शोध ये बताता है कि जेनेटिक्स पॉपुलेशन की जो थ्योरी है उसमें 50 से 65% हिस्सा इन्हीं फर्स्ट इंडियंस का था। ये आप देखिए, ये पेड़ का जो ट्रंक दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट इंडियन है। और इसके बाद इस पेड़ के पत्तों को देखिए, ये देखिए आप पत्ते देख पा रहे हैं इस पेड़ के। इन पत्तों को मान लीजिए ये कि ये सिंधु घाटी सभ्यता है। ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ में फैले हुए हैं, क्योंकि घाटी सभ्यता को भी हम ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ में मांडा, वेस्ट में बलूचिस्तान, साउथ में दाइमाबाद और ईस्ट में गिरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसका विस्तृत हिस्सा है, हमें ये पता है। और अंत में इन विभिन्न रंग रूपों वाली चिड़ियाओं को देखिए जो अलग अलग दिशाओं से इस पर आकर बसी हैं। इसे आप जैग्रोसियन, मंगोलियन, ऑस्ट्रियाई एशियाई एवं तिब्बती मान सकते हैं। ये देखिए, ये अलग अलग तरह की जो चिड़िया है ये अलग अलग जगहों से आके इन पेड़ की शाखाओं पे बसी। तो इस तरह आप एक संबंध देख पा रहे हैं जो आपको फर्स्ट इंडियन, सिंधु घाटी सभ्यता और माइग्रेट प्रजाति जो कि मध्य एशिया और विभिन्न अलग अलग जगहों से आई हैं उनको एक साथ दर्शाया गया है। यही सब आपस में मिलकर सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण करते हैं और भारत में इनका एक अस्तित्व है। कुछ हिंदू दक्षिणपंथी ने कई को ये बातें पसंद नहीं आई। वो स्कूलों के सिलेबस बदलने और वहाँ पर आर्यों के बाहर से आने का जिक्र हटाने को लेकर अभियान चला रहे हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि आर्यों की जो सभ्यता है वो दक्षिण भारत से ही आई है, क्योंकि दक्षिण भारत में ही अगस्त्य मुनि ने आर्यों की सभ्यता का प्रसार किया और यही वो दक्षिण भारतीय लोग हैं जिन्होंने संपूर्ण भारत में आर्य का प्रसार किया होगा। ये दक्षिण भारतीय भारत के उन प्रमुख इतिहासकारों को निशाना बनाते रहते हैं जो आर्यों के बाहर से आने के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। अगर हिंदू राष्ट्रवादियों के लिए यह स्वीकार करना बहुत मुश्किल है कि आर्य भारत से पहले कहीं और के निवासी थे और हड़प्पा संस्कृति उनके आने से पहले से मौजूद थी। इसका मतलब यह माना ना होगा कि भारतीय सभ्यता का उद्गम आर्यों या वैदिक संस्कृति में नहीं बल्कि कहीं और है। मीडिया में हाल ही में भारत में मानव संसाधन राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह का बयान छपा था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे बच्चों को सिर्फ वैदिक शिक्षा ही विकसित कर सकती है और उन्हें मानसिक अनुशासन वाले देशभक्त बना सकती है। हिंदू राष्ट्रवादियों के लिए विभिन्न समूहों के मिश्रण का विचार भी पसंद नहीं आता, क्योंकि वे नस्लीय शुद्धता को ज़्यादा तरजीह देते हैं। ऊपर से बाहर से आने वाली जो थ्योरी है आर्यों को बाद में भारत पर अधिकार करने वाले मुस्लिम आक्रांताओं की जैसी ही बना देती है। इसलिए हिंदू राष्ट्रवादी ये मानते हैं कि आर्य भारत का अभिन्न अंग है और वो कहीं बाहर से ना आकर बल्कि यहीं की सभ्यता और संस्कृति में पले बढ़े और समाप्त हो गए। तो ये था आर्यों की ओरिजिन को लेकर एक रिसर्च किया गया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा, जिसके बारे में मैंने आपको विश्लेषित करके बताया है। अब आप मुझे ये बताएं, क्या आर्यों की ओरिजिन की ये जो बातें हैं इससे आप सहमत हैं, या राष्ट्रवादियों की जो बातें हैं उनका ये मानना है कि आर्य इसी मिट्टी से, भारतवर्ष की इसी मिट्टी में रहे हैं, ये बात सही है? आप मुझे कमेंट कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आप किस मत के ज़्यादा समर्थक हैं। तो ये था एक मेरा छोटा सा प्रयास आपके लिए। अगर आप तो दोस्तों अंत में हमें ये ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक,
कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही नए ज्ञानवर्धक वीडियो आगे बनाते रहें। याद रखिए, आपका किया गया कमेंट हमें साहस देता है ताकि हम आगे बढ़ सकें। धन्यवाद।